10 mm से 1000 mm तक कर दिया जाता है, तब विद्युत विसर्जन नलिका में इलेक्ट्रोडों के मध्य वैद्युत विभवांतर लगाने पर वैद्युत चालन होने लगता है। इससे कम व अधिक दाब पर वैद्युत चालन नहीं होता है, जिस कारण वैद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। अब देखिए, जो लिमिट होती है, लिमिट समझते हैं ना, सीमा का तो बहुत अच्छे से समझते होंगे। ठीक है, अब देखिए, अगर कहीं पर भी किसी भी चीज़ की लिमिट की हम बात करते हैं, ठीक है, तो लिमिट का मतलब होता है एक लोअर लिमिट होती है और एक अपर लिमिट होती है। एक लोएस्ट वैल्यू कि अगर इससे कम वैल्यू रखेंगे तब भी घटना नहीं हो पाएगी, इससे ज़्यादा रखोगे तब भी नहीं हो पाएगा। जैसे आपके सुनने की क्षमता अगर बताते हैं, आप कितना सुन सकते हैं। नहीं देखा होगा, बहुत से लोग कोई बात कर रहा है, चुप्पे चुप्पे मार कान लगाए बैठे हैं, और ज़्यादा कान लगाए कान का पर्दा फट गया। ठीक है, इसीलिए कहते हैं दूसरों की बातें नहीं सुननी चाहिए। आपकी जो लिमिट है वो 20 से 20,000 होती है। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक आप सुन सकते हैं। 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा आप सुनोगे तो कान के पर्दे फट सकते हैं। समझ रहे हैं, बहुत तीव्र ध्वनि हो गई। आपने देखा होगा, बहुत तेज़ सुनिए तो एकदम से अजीब सा लगता है। तो अगर आप 20 ठीक है 1000 से ज़्यादा ध्वनि सुनने की कोशिश करते हैं, पहली चीज़ तो सुन नहीं पाएंगे, ठीक है, आपकी कान की क्षमता इतनी ही है। अब अगर कुत्तों की श्रेणी में आते हो तो अलग बात है, क्योंकि कुत्तों की जो क्षमता होती है वो इससे कम और इससे ज़्यादा होती है। अभी आपने देखा होगा, एग्जाम्पल दिया था स्वान निद्रा का, उनकी क्षमता बहुत होती है। ज़रा सा भी आप सो रहा हो, बस पास से निकल जाइए, भले आप चप्पल निकाल के निकलो फिर भी उसको पता चल जाएगा। तो वो इससे कम भी सुन सकता है और उससे ज़्यादा भी सुन सकता है। ठीक है, तो लेकिन अगर आप इससे ज़्यादा सुनने की कोशिश करते हैं तो कान के पर्दे फट सकते हैं। वही सेम रूल इधर भी लागू है। अब सोच रहे हैं धीमी सुनेंगे तो क्या होगा, यार कान पर प्रेशर तो उतना ही पड़ेगा। अगर आप धीमी भी सुनने की कोशिश करते हो तो क्या करना पड़ता है, कोई बात कर रहा है हमारे चुप्पे चुप्पे सुनने हमारा इसे, ठीक है, लगा के। तो इसका मतलब क्या है, प्रेशर तो कान के पर्दे पर उतना ही पड़ता है उस बात को सुनने के लिए। ठीक है, तो अब ये जान लीजिए, बातें मत सुनिएगा किसी की, वरना कभी भी कान के पर्दे फट सकते हैं। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं ये एक लिमिट है। इस लिमिट के बीच में अगर आप रहेंगे तो आप प्रॉपर चीज़ें, अगर कोई डिफेक्ट नहीं है कानों में, ठीक है, प्रॉपर सर्विसिंग हो रही है अगर कान की, तो आप कह सकते हैं कि ये लिमिट आपको सुनाई पड़ेगी। अगर कोई गड़बड़ी है तो हो सकता है इसके बीच में कोई लिमिट सुनाई पड़े, कोई ना सुनाई पड़े, वो एक अलग चीज़ हो गई। लेकिन एक स्वस्थ कान अगर हैं तो आपको ये लिमिट सुनाई पड़ती है। तो जब भी कोई चीज़ लागू करते हैं तो उसके बीच में क्या होता है, एक दायरा होता है। यहाँ पर वैद्युत विसर्जन के लिए जैसे गैसें हैं, अब गैसों में पता तो है कि भैया फ्री इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, क्योंकि आपको पता है गैसों में विद्युत चालन नहीं हो सकता। आपको कई बार बताया हमने कि अगर गैसों में विद्युत चालन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ठीक है, बहुत बार बताया आपको। फिर यही होगा, आप बैठे हैं यहाँ पर, यहाँ हमने स्विच दाबा, उसमें से कोई खड़बड़ा के गिरा बहुत तेज़। भाई अगर गैसों में चालन होने लगे तो यही तो होगा, ये अब यहाँ भी करंट फ्लो कर रही है, स्विच हम इधर दाब रहे हैं, करंट आपको लग रहा है, अब पता नहीं कौन कहाँ पावर सप्लाई ऑन करे, बीच में गिरे पड़े हैं। तो इसलिए यहाँ पर, ठीक है, वैद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती। अगर यहाँ पर प्रवाहित कराना है
तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस जगह पर इस कमरे का जो दाब है उसको आपको उस लिमिट में रखना पड़ेगा। 1000 तक करिए तो करंट फ्लो हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि जब हम 1000 mm तक दाब ले जाएंगे तो यहाँ की जो गैस होगी वो आयनित होने लगेगी, जो यहाँ वायु होगी वो टूटने लगेगी प्लस और माइनस में। तो जब आयनित होने लगेगी वायु तो इसमें कौन आ गए, आयंस आ गए। अब आप अगर फ्लो कराएंगे, ठीक है, तो उन आयंस के थ्रू वैद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। यही आपने लिखा है, ठीक है, कि गैसों में वैद्युत चालन, गैसों में इस वजह से वैद्युत चालन हो पाता है, वैसे नहीं। इसीलिए कहते हैं कि लाइट को वायरलेस करना बड़ा संभव नहीं है। जैसे हर चीज़ें वायरलेस होती चली जा रही हैं, तो वायरलेस सब कुछ हो सकता है। आपने देखा रिमोट तक हो गए वायरलेस, लेकिन लाइट को वायरलेस कर पाना संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। जब वहाँ पहुँचेंगे इलेक्ट्रॉन तभी चीज़ें चलेंगी। ये नहीं है अगर वायरलेस कर देंगे फिर वही समस्या जो आपको बताते हैं वही समस्या हो जाएगी। कि अगर ऐसे अमेरिका में कुछ लोग कहते हैं अरे वहाँ की व्यवस्था देखो ऐसी, वहाँ वायरलेस व्यवस्था वहाँ भी नहीं है, वहाँ अंडरग्राउंड है। यहाँ जो आपके तार लटकते हुए दिखाई पड़ते हैं वहाँ सब अंडरग्राउंड है, ठीक है। तो जब अंडरग्राउंड है तो आपको कुछ दिखाई नहीं पड़ता, तो लगता है अच्छा वायरलेस चल रहा है, जबकि वायरलेस नहीं है कुछ भी। लाइट या वायरलेस संभव ही नहीं। आप खुद सोच सकते हो कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे, जब यहाँ से वहाँ तक पहुँचेंगे तभी तो वैद्युत धारा होगी। और जब इलेक्ट्रॉन पहुँचे ही नहीं, ठीक है, तो फिर फ्लो संभव नहीं है। इसीलिए लाइट के बारे में वायरलेस सोच पाना भी संभव नहीं है। अब या कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट तैयार किया जाए, ठीक है, जिसमें यही जो आपको बताया है 1000 दाब तक रखा जाए, उसके थ्रू हो सकता है वायरलेस पहुँच सके। लेकिन वो एक बहुत कठिन काम है, बहुत महंगा प्रोसीजर हो जाएगा, इसलिए वो चीज़ संभव नहीं है। अब अगली हेडिंग डाल लीजिए, धातुओं में वैद्युत चालन। धातुओं में वैद्युत चालन का मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल। धातुओं में वैद्युत चालन का मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल। धातुओं में वैद्युत चालन का मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल। कोई ऐसा है जो इसको नहीं जानता है? बताए मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल। सोच रहे होंगे कोई तो नहीं जानता है। अभी जो बताया आपको मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल का मतलब है धातुओं में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिस वजह से वो क्या करते हैं, जब भी हम सप्लाई देते हैं तो एक जगह से दूसरी जगह तक आराम से फ्लो कर जाते हैं, जिस वजह से क्या होता है, विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। वही है, बस अपनी भाषा में कहानी की तरह से लिख लेना है आपको, ठीक है। तो लिखिए ज़रा, देखिए, सभी धातुएं परमाणुओं से मिलकर बनी होती हैं। सभी धातुएं परमाणुओं से मिलकर बनी होती हैं और परमाणु में एक धनावेशित नाभिक होता है और परमाणु में एक धनावेशित नाभिक होता है और उसके चारों ओर क्या होते हैं? अरे परमाणु में नाभिक के चारों ओर क्या होते हैं? हाँ, एक धनावेशित नाभिक होता है और उसके चारों ओर ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन और उसके चारों ओर ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन अलग अलग कक्षाओं में ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन अलग अलग कक्षाओं में गति करते रहते हैं। अलग अलग कक्षाओं में गति करते रहते हैं। धातुओं में
धातुओं में परमाणुओं के बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन परमाणुओं के बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन नाभिक से दृढ़तापूर्वक नहीं बंधे होते हैं। दृढ़तापूर्वक नहीं बंधे होते हैं। अतः ये अपनी कक्षा छोड़कर पदार्थ में मुक्त रूप से गति करते रहते हैं। मुक्त रूप से गति करते रहते हैं। धातुओं में इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक होती है। धातुओं में इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक होती है। जिस कारण धातुएं वैद्युत की बहुत अच्छी चालक होती हैं। जिन ठोसों में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, वे वैद्युत की कुचालक होती हैं। ठीक है, अब अगली हेडिंग है ऊष्मीय वेग। अगली हेडिंग है ऊष्मीय वेग, थर्मल वेलोसिटी। ये ऊष्मीय वेग, थर्मल वेलोसिटी। अब देखिए ऊष्मीय वेग क्या है, बता चुके हैं सब, पूरा चैप्टर आपको हम समझा चुके हैं। बताइए क्या होता है ऊष्मीय वेग। ऊष्मीय वेग, माध्य पथ, अनुगमन वेग, शांति काल, सब कुछ तो बताया है। बताइए ऊष्मीय वेग। इलेक्ट्रॉन टकराते हैं। हाँ, इलेक्ट्रॉन की जो मुक्त गति होती है, मतलब उसमें हमने कुछ किया नहीं है अभी, ना कोई वैद्युत धारा फ्लो करी है, ना कुछ किया है। जब इलेक्ट्रॉन अब मुक्त रूप से गति करते हैं, जिस वेग से वो फ्रीली घूम रहे हैं, समझ रहे हैं, आप हैं, कहीं जाना है आपको, ठीक है, कोई नियम कानून नहीं है कि हमको कितनी देर में पहुंचना है, तो आप देखते हैं कहीं जा रहे हैं, टहल टहल के घर पहुंचते हैं, तो ये आपका क्या है, ऊष्मीय वेग है, यानी मुक्त है। कहीं बता दिया जाए कि अभी यहाँ से मान लो आप 8 बजे छूटे, 8:10 पे आपको कॉलेज पहुँचना है। अब आप क्या करोगे, किसी फोर्स के साथ पहुँचोगे। फोर्स का मतलब है अब आपके पास मुक्त समय नहीं है, इलावा थोड़ा इधर टहल लें, थोड़ा उधर टहल लें, थोड़ी देर बाद चलेंगे। आप किसी प्रभाव क्षेत्र से बंध गए, किसके, कॉलेज के प्रभाव क्षेत्र से बंध गए। वो आपका ऊष्मीय वेग नहीं, बल्कि क्या हो जाएगा, अनुगमन वेग। तो इसको अब उसी चीज़ को यहाँ पे
देखिए ऊष्मीय वेग का मतलब है जिस वेग से वो स्वतंत्रता पूर्वक घूमते हैं, क्या कहलाता है? ऊष्मीय वेग कहलाता है। जब हम विभवांतर अप्लाई कर देते हैं तो उनका वेग कुछ फिक्स हो जाता है, वो अब फ्री नहीं घूम रहे हैं, वो अब उस विभवांतर के बल के कारण घूम रहे हैं। उसको क्या कहते हैं? अपवाह वेग या अनुगमन वेग या ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है। माध्य पथ क्या होता है? हाँ, दो क्रमागत टक्करों के बीच जितनी दूरी चलता है वो, यहाँ से चलें इनसे टकराएं, फिर चलें उनसे टकरा जाएं, तो ये जो दो टक्करें हैं, एक ये और एक वो, इनके बीच की जो दूरी है उसको हम क्या कहेंगे? माध्य पथ कहेंगे। और इन्हीं दो टक्करों के बीच में जितना समय लगेगा, मान लो इनसे टकराए, 1 सेकंड बाद उनसे टकरा गए, तो 1 सेकंड क्या हो गया? श्रांतिकाल। ऊष्मीय वेग बहुत अधिक होता है, लगभग 10 की घात, ठीक है, +5 के कोटि का, और जो आपका श्रांतिकाल होता है वो बहुत कम होता है, लगभग 10 की घात -6 से 8 सेकंड की कोटि का। मतलब इतनी जल्दी होता है टक्कर कि हमें पता नहीं चलता है वहाँ, ठीक है, बहुत जल्दी जल्दी, क्योंकि समय आप जानते हैं उसमें नहीं लगना है। अगर समय लगता होता तो फ्लो आपको पता है, इसके भी एग्जाम्पल आपको बता चुके हैं कि अगर विद्युत के फ्लो में समय लगता, ठीक है, समय से मतलब है नेग्लेजिबल समय लगता है, ठीक है, समय कुछ तो लगता होगा, लेकिन अगर ज़्यादा समय लग रहा होता चलने में, तो जो आपको बताया था पावर सप्लाई से चली लाइट, और यहाँ बहुत दूर है, पता चला 1 घंटे उनको लाइट जोड़नी थी, पहुँची नहीं, बस पहुँच रही थी, तब तक उन्होंने काट दिया, फिर गायब है। आप अंधेरे के अंधेरे में रह गए, और वहाँ वाले जो हैं बेचारे पड़ोस वाले, वो कह रहे हैं लाइट तो जाती ही नहीं यार, लाइट कहीं 5 मिनट जाती है, कहीं 10 मिनट जाती है, आप कह रहे हैं लाइट आती नहीं। तो इसका मतलब कि आप तक पहुँच ही नहीं रही लाइट। इसीलिए ये कहा जाता है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन वायर्स में है, तो उनको समय नहीं लगता, बस हल्का फुल्का टकराने में जितना समय लगता हो, उनको गति नहीं करनी है। ये पता चला, ठीक है, मेन जहाँ पे पावर हाउस है वहाँ से तार जोड़ा है, अब इलेक्ट्रॉन भागता चला आ रहा है आपके पास कि आप चलेंगे भी जलेंगे चल के, तो बीच में रुकावट भी हो सकती है, तो नहीं, उसमें कंटिन्यूअस मुक्त इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। वहाँ से लगा जितना, बस टक्कर में, समझ रहे हैं, धक्का देने में जितना समय लगेगा और ऊर्जा ट्रांसफ़र में जो समय लग जाए, नैनो माइक्रो इस तरह के सेकेंड्स में लगेगा, उतना समय केवल लाइट में लगता है, बाकी ज़्यादा समय नहीं लगता है आपको। ठीक है, तो थोड़ा सा लिख लीजिए इसमें भी, ऊष्मीय वेग में लिखिए, मुक्त इलेक्ट्रॉन धातु के भीतर, मुक्त इलेक्ट्रॉन धातु के भीतर जिस वेग से, मुक्त इलेक्ट्रॉन धातु के भीतर जिस वेग से अनियमित गति करते रहते हैं, जिस वेग से अनियमित गति करते रहते हैं, उसे मुक्त इलेक्ट्रॉनों का ऊष्मीय वेग कहते हैं। उसे मुक्त इलेक्ट्रॉनों का ऊष्मीय वेग कहते हैं। ठीक है, अब देखिए जो मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं उनमें कोई हमको नियम तो पता नहीं है कि किधर जाएंगे वो, तो किसी ब्राउनीगत याद होगी शायद, याद है किसी को? ब्राउनीगत केमिस्ट्री में जो पढ़ाई है, ब्राउनीगत का मतलब है अनियमित गति करते रहते हैं, तो अनियमित जब गति करेंगे तो टक्करें भी होंगी, नहीं? तो जब इसमें ऊष्मीय वेग है, अनियमित गति कर रहे हैं, तो जब अनियमित गति करेंगे तो टक्करें भी तो होंगी। अब टक्करें होंगी तो एक दूसरे के वेग को क्या करेंगे, वो ख़त्म करेंगे। अब मान लो कोई इधर चल रहा है, कोई इधर चल रहा है, कोई इधर चल रहा है, तो ये सब मिलके एक दूसरे के वेग को क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे। तो अगर औसत ऊष्मीय वेग देखते हैं किसी भी धातु में, अगर औसत ऊष्मीय वेग देखते हैं तो कितना होता है, जीरो। अगर औसत ऊष्मीय वेग जीरो ना होता तो क्या होता, बताइए? जैसे किसी भी वो वहाँ छोड़ दो, इलेक्ट्रॉन फ्लो छोड़ दो, सिंपल सा है। जैसे ये है, समझ रहे हैं, इनमें परमाणु होंगे कि नहीं होंगे? होंगे, और आपको पता है मोशन कर रहे होंगे, कन्फर्म है ना? किसी को ये तो डाउट नहीं लग रहा कि नहीं रुके होंगे, इसमें रुका हुआ है भाई, इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे होंगे, या फिर आप कह सकते हैं वाइब्रेटरी मोशन तो कर ही रहे होंगे।
अगर इनका टोटल वेग 0 नहीं होता तो क्या होता? औसत वेग 0 होता है ना इनका। अगर औसत वेग 0 नहीं होता तो क्या होता? बताइए, इसके साथ क्या होता? बोलो भाई कुछ, क्या होता? ये भी गति करता? नहीं, ऐसा तो नहीं। इसके अंदर के औसत वेग बता रहे हैं हम 0 है। और बताए कोई कुछ? इसके कणों का औसत वेग 0 है, इसकी गति नहीं है। इसके कणों का औसत वेग 0 नहीं होता। बताइए भाई। अरे कुछ ऐसे बताया भी कि चल सकता है इसी तरह से। और कोई कुछ बताया हो सकता है कि कुछ से? हाँ, आकार परिवर्तित हो जाता है यार भाई। इसके कणों का, कण फिक्स हैं तभी तो ये शेप में है। अब पता लगा हमने इस आकार का दिया, कणों की गति 0 ना होती, अब हमको आपने वापस किया गोल गोल इतना बड़ा सा। हम समझ रहे हैं लिखें कहाँ से, इसको शुरू कहाँ से करें? अगर औसत वेग ठीक है 0 ना होती, अब मतलब कोई गोल चीज़ दी, ठीक है, औसत गति तो उनकी 0 नहीं है, ठीक है। अब वो बढ़ के इतना बड़ा हो गया। अब वो सोच रहे हैं यार दिया तो किसी अलग आकार का था, ठीक है, हमको वापस किसी और आकार का कर रहे हैं। तो ये औसत जो वेग इनका होता है, कणों का औसत वेग 0 होता है, इसीलिए इनके आकार फिक्स होते हैं। अगर इनके आकार फिक्स नहीं होते तो यही समस्या होती। फिसला यहाँ रख के गए मार्कर, कल आए सुबह तो देखा इतना लंबा मार्कर है पूरे कमरे भर का, अब उठा के लिख भी नहीं पा रहे हैं। अब किसी दिन आए तो पता लगा कंचे जैसे रखे हैं गोल गोल, अब क्या लिखेंगे उनसे? तो आप ये कह सकते हैं ये इस वजह से अगर औसत ऊष्मीय वेग 0 नहीं होता तो ये घटना हो जाती, चलने नहीं लगता। समझ रहे हैं? कण इसके चलने लगते, कण चलते तो क्या बदलता है? इसके बाहर थोड़ी निकल जाते, इसका शेप ही यानी आकार ही परिवर्तित करते हो, ठीक है। तो क्या लिखा था? औसत ऊष्मीय वेग कहते हैं, उसके आगे है बहुत से मुक्त इलेक्ट्रॉनों का, बहुत से मुक्त इलेक्ट्रॉनों का औसत ऊष्मीय वेग, बहुत से मुक्त इलेक्ट्रॉनों का औसत ऊष्मीय वेग 0 होता है किसी एक इलेक्ट्रॉन के लिए, किसी एक इलेक्ट्रॉन के लिए ऊष्मीय वेग का मान 10⁵ मीटर प्रति सेकंड होता है। किसी एक इलेक्ट्रॉन के लिए ऊष्मीय वेग का मान 10⁵ मीटर प्रति सेकंड होता है। अगली लाइन से लिखिएगा, 10⁵ बोला है, -5 नहीं बोला है, ठीक है। 10⁵ मीटर प्रति सेकंड होता है। अगली लाइन से, माना इलेक्ट्रॉनों के ऊष्मीय वेग क्रमशः, माना इलेक्ट्रॉनों के ऊष्मीय वेग क्रमशः U1, U2, U3, U4 एंड सो ऑन, ठीक है। ये वाला U है, ये वाला 4 है। अब छोटा 44 में समझ लेना, ठीक है। ठीक है, U1, U2, U3, U4 एंड सो ऑन है। तो औसत ऊष्मीय वेग क्रमशः U1, U2, U3 एंड सो ऑन है। तो औसत ऊष्मीय वेग, औसत कैसे निकालते हैं? दो का अगर औसत निकालना हो तो क्या करेंगे? दोनों को जोड़ के बटे 2। 4 का निकालना हो, दोनों को जोड़ के बटे 4। तो यहाँ पे कई सारे हैं, मान लीजिए n हैं, तो औसत निकालेंगे जब हम, औसत ऊष्मीय वेग, तो क्या निकल कर आएगा? U1 + U2 + U3 एंड सो ऑन UN मान लीजिए अपान n। और ये किसके बराबर? हाँ, इतना डर डर के गायब बोलते हो भाई, 0 होगा तो होगा, ठीक है।
अब अगली हेडिंग है मुक्त माध्य पथ। अगली हेडिंग है मुक्त माध्य पथ। अब मुक्त माध्य पथ जानते ही हैं, ठीक है, मेन फ्री पाथ बोलते हैं इसको। यानी अगर हम टक्करें कराते हैं तो दो क्रमागत टक्करों के बीच जो भी समय लगेगा उसको हम क्या कहते हैं, अच्छा, जो भी समय लगेगा उसको श्रांतिकाल, और जो दूरी उनके बीच की तय करी जाएगी उसको क्या कहते हैं, मुक्त माध्य पथ, या फिर सिंपल सा माध्य पथ, मीन पाथ भी आप बोल सकते हो। तो लिख डालिए, इसको भी लिख ही लीजिए। अच्छा लिखिए, मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के बीच, मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के बीच तय की गई दूरी मुक्त माध्य पथ कहलाती है। मुक्त माध्य पथ कहलाती है। इसका मान 10 की घात -5 मीटर की कोटि का होता है। मीटर की कोटि का होता है। अगली हेडिंग है श्रांतिकाल। ठीक है, अगली हेडिंग श्रांतिकाल, और श्रांतिकाल तो बता चुके हैं आपको। ठीक है, चलिए अब इसको लिखा कर देंगे। ठीक है।